डर और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने पेश की एक बेहद दमदार और शक्तिशाली पॉलिसी, जहां पर किसी तरह का ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, कमेंट्री में कहीं किसी तरह की कोई लड़खड़ाहट या घबराहट नहीं। इसके विपरीत फोकस इन्फ्लेशन के बजाय फिर से एक बार ग्रोथ पर, ग्रोथ को सस्टेन करना है, आगे बढ़ाना है, ये कहना है गवर्नर साहब का। हालांकि ग्लोबल मूड माहौल में थोड़ी अनिश्चितताएं जरूर है, लेकिन इसी अनिश्चितता का मुकाबला करने के लिए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमारी पॉलिसी रहेगी अकोमोडेटिव। किसी तरह से कहीं कोई डराने या हॉकिश पॉलिसी देने की कोशिश आरबीआई गवर्नर साहब ने नहीं की है, और उसका असर आप देख सकते हैं पॉलिसी के बाद, पॉलिसी के समापन पर। इस वक्त बाजार दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी छलांग लगाकर 39,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, और आवाज में दम था, डायरेक्शन साफ है, और डर भले ही ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं का हो, लेकिन उनका यह कहना है कि हमारी अकोमोडेटिव पॉलिसी जो दुनिया भर के बाजारों में उठापटक है, उसमें एक मजबूती देने का काम करेगी। और अभी फिलहाल आरबीआई गवर्नर नहीं चाहते इस पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव हो। आइए इस पॉलिसी पर क्विक चेक लिया जाए, रीटेक लिया जाए, रिएक्शन लिया जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पॉलिसी पर राय देने के लिए। सबसे पहले बग्गा साहब, डर के विपरीत एक मजबूत और अकोमोडेटिव पॉलिसी कही जाएगी? नहीं, बिल्कुल अनिल जी। और देखिए, तीन अहम चीजें मैंने जो पकड़ी है। एक के अकोमोडेटिव हम रहेंगे, डाइवर्जेंट है पॉलिसीज दुनिया भर में, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, कमोडिटीज का रिस्क है, अभी हम अकोमोडेटेड हैं। जो दो की फ्रेजेस हैं इनके, कैलिब्रेटेड एंड वेल टारगेटेड कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट फॉर ड्यूरेबल ग्रोथ, ये इन्होंने दो बारी इसको दोहराया भी, इसको एम्फेसाइज करने के लिए। और दूसरा बोले कि हम इसको वेल कैलिब्रेटेड मैनर में चेंज करेंगे पॉलिसी, और वेल टेलीग्राफ्ड के पहले ही हम आपको बता देंगे, तो कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। मेरा इससे जो विश्लेषण आ रहा है, जो ये लैंग्वेज इन्होंने यूज की है, कि हो सकता है फिर अप्रैल में भी कोई बदलाव ना हो, क्योंकि पहले ये कह चुके हैं जब हम रेट्स में बदलाव करेंगे पहले न्यूट्रल में आएंगे, उसके बाद रेट्स में बदलाव करेंगे। तो ये लगता है कि, और जो आंकड़े इन्होंने दिए कि इन्फ्लेशन इस क्वार्टर में पीक करेगा, फिर इस साल, अगले साल में नरमता आ जाएगी, तो ये दिखा रहा है कि इनको नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम बनेगी, और अभी भी ग्रोथ की तरफ फोकस है आरबीआई का। इन्फ्लेशन काबू में रहते ये देख रहे हैं, और बैलेंस्ड है रिस्क, ऑन द बैलेंस रिस्क बहुत बैलेंस्ड है। कृषि में सुधार की उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है बिजनेस कॉन्फिडेंस। ओवरऑल बहुत दमदार पॉलिसी, और थोड़ा सा सरप्राइजिंगली रिवर्स रेपो भी नहीं किया, बट जैसे बोले कि इनके जो एक्शंस हैं उससे रिवर्स रेपो 3.35 की जगह इफेक्टिव रेट 3.87 तक आ रहा था। तो उन्होंने अपना जो काम था कर लिया। अब वो सिग्नलिंग नहीं करना चाह रहे थे रिवर्स रिपोर्ट्स को भी मूव करके। अहम बात है, अकोमोडेटिव पॉलिसी है, ग्रोथ पे फोकस है, और काफी कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन को टैकल कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है, जी, मार्केट्स के लिए अच्छी पॉलिसी। मार्केट्स के लिए बढ़िया पॉलिसी, और कॉन्फिडेंस पूरा झलकता हुआ गवर्नर साहब की बातों में। अतुल जोशी साहब हमारे साथ हैं ऑयस्टर कैपिटल के। सर बताएं, आपने क्या कुछ खास देखा इस पॉलिसी में? दो तीन चीजें बहुत अहम है। उन्होंने एडमिट ये किया है कि ये सप्लाई साइड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है। अगर हम रबी क्रॉप के बारे में अगर बात करें, तो लास्ट ईयर नवंबर तक लगभग 350 लाख हेक्टर जमीन सोइंग के लिए हो चुकी थी। उसमें खास करके ऑयल सीड्स की जो सोइंग हुई है वो 25% ज्यादा है कंपेयर टू उसके अगले साल के। तो 21-22 में हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन रबी के लिए अगले साल के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। वैसे ही हमारा वीट का जो सोइंग है वो 3% ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, लगभग 12% बढ़ोतरी हो चुकी है एग्रीकल्चर लेंडिंग में, तो मेरे ख्याल से ये इनको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसमें 50% वेटेज फूड का है, तो वो कंट्रोल में रहेगा। और सबसे बड़ी और मेरे ख्याल से अहम बात यह है कि जब दुनिया कह रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
हमारे गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन घटेगा, 4.5% तक नीचे आ जाएगा एवरेज फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी चीज है कि दुनिया चाहे कुछ भी हो जावे, हमारा सीपीआई कंट्रोल में रहेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से और आज की तारीख में जो एग्रीकल्चर के आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो उन्होंने एफपीआई के लिए 1 लाख करोड़ का विंडो खोल दिया है, वो गवर्नमेंट की बोरोइंग को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तीसरा जो वो सिग्नल दे रहे हैं कि आप फिक्स रेट से वीआरआर में मूव कर दीजिए स्वीप इन स्वीप आउट के लिए, मेरे ख्याल से ये इंटरेस्ट रेट मैनेज करने की बात है। लिक्विडिटी वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो जीसेक का 6.9% बढ़ गया था, मेरे ख्याल से 6.5 के आसपास का आरबीआई का टारगेट रहेगा। बहुत क्लियरली इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, लिक्विडिटी नो प्रॉब्लम। जीसेक में फॉरेनर्स एफपीआई को उन्होंने अलाउ किया है, तो मेरे ख्याल से डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, ये चारों चीज कंट्रोल में रख के बहुत ही बढ़िया पॉलिसी उन्होंने पेश आपने की जो है। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जोशी साहब के, ग्लोबल इन्फ्लेशन के बीच में भी गवर्नर साहब को अगले साल तक कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है कि हमारा इन्फ्लेशन काबू में हो जाएगा। ये भरोसा किस बात पर, और क्या ये माने कि पॉलिसी अकोमोडेटिव रखनी है, इसलिए गवर्नर साहब ने सोचा कि नहीं मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं दूंगा? मतलब सही क्या है, ग्लोबल इन्फ्लेशन सही है या हमारा कम होना सही है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अगर सीपीआई का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें 50% तो फूड है ही है। राइट। फूड के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो उनका एक अजम्पशन है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, उसमें मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक बात ये कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हमारी जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कहा है कि 2021 से लेके अगले कई सालों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये एक नॉर्मल फीचर हो जाएगा। जब तक कि हम देखते थे कि जनरली जो तूफान आते थे, साइक्लोन आते थे, वो ईस्टर्न कोस्ट पे आते थे, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं आते थे। लेकिन 21 से लेके ये एक नॉर्मल फीचर हो जाएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न कोस्ट पे भी आना चालू हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्राइस बहुत ही बढ़ चुकी है। उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इनका जो एक अजम्पशन है वो एक स्पॉइल स्पोर्ट कह सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं और गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है, उसमें दो चीज गवर्नमेंट की मैं कहूंगा। एक तो जो ऑयल सीड्स के ऊपर है, पल्सेस के ऊपर उनका जो थ्रस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो फूड प्रोसेसिंग की गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है और उसमें जो इंसेंटिव्स दे रही है, स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग, उसकी वजह से डेफिनेटली आप सप्लाई साइड को इफेक्ट जो है सीपीआई के ऊपर वो कम कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ में लिए हुए कदम से मिल रहा है। बहुत ही ठोस है, हवा में बात नहीं है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पॉलिसी की बड़ी बात है। आइए शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। शरद जी कह भी रहते कि पॉलिसी से कोई खास फर्क बाजार पर नहीं पड़ेगा और बाजार की मजबूती बरकरार रहेगी। शरद जी, दिन की ऊंचाइयों पर बाजार आता हुआ दिख रहा है, जहां खुला वहां से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, पॉलिसी के बाद बाजार पर आए। जी, मुझे लगता है ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो टोन आप बोल रहे हैं उसमें एक खास अहम रोल इसका भी रहना चाहिए कि ऑयल के प्राइसेस के बारे में उनका व्यू क्या है, क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का आज के दिन बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है ऑयल के प्राइसेस ग्रेजुअली यहाँ से करेक्ट ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। तो जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमको अभी बॉदर कर रही है अक्रॉस द वैल्यू चेन, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जहाँ तक डोमेस्टिक और कैलिब्रेटेड इफेक्ट और बाकी चीज़ों की बात बग्गा जी कर रहे थे, वो बिल्कुल इन सिंक है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ें तो अब ये सरकार लगभग एक रिजिड प्लान लेके चलना नहीं चाहती है, एजाइल रहना चाहती है और कैलिब्रेट करना चाहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर कुछ अब नॉर्मल आता है तो उसके हिसाब से कैलिब्रेशन करेंगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बग्गा जी ने भी हाईलाइट की थी, कि सरप्राइज नहीं है। आप एक टेलीग्राफ्ड वे में काम कर रहे हैं, बाज़ारों को सरप्राइज पसंद नहीं है। तो अगर आप कोई एबनॉर्मल सरप्राइज नहीं दे रहे हैं और बाजार को आप पहले से कैलिब्रेट करके कोई रेट इंक्रीज कर भी रहे हैं, तो बाजार बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रिएक्शंस नहीं देंगे। सरप्राइज चलेंगे, शॉक्स नहीं चाहिए। शरद जी, सरप्राइज तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब शॉक लग जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मामला, या अचानक से झटका ना लगे। अजय सर ने जो एक इंटरेस्टिंग बात कही वो ये कि अगली बार की पॉलिसी के लिए भी अभी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गया। इस बार अकोमोडेटिव है, तो न्यूट्रल होने में वक्त लगेगा। उस पर मैं विस्तार से एक बार बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जय ठक्कर आपको कुछ अपडेट भी देना चाहते हैं, कुछ फ्रेश कॉल भी देना चाहते हैं इंडेक्स पे। बताएं जय।
जी अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। अनिल जी, जो हिसाब से एक मूव आया और जो हिसाब से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 17,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इनफैक्ट यही जो लेवल है 17,500 550 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली एक बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे बनता है, एक रिवर्सल हमें देखने मिलेगा। इसीलिए वो पुट ऑप्शन पर हमने एग्जिट जल्दी दे दी और अब कॉल खरीदना है अनिल जी। 17,500 के स्ट्राइक का कॉल आप खरीदे, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 192 पर ये अभी ट्रेड कर रहा है, 17 फेब की एक्सपायरी का 192 के आसपास खरीदे अनिल जी। इसमें स्टॉप लॉस जो नीचे में रहेगा 145 का रहेगा। टारगेट ऊपर में अनिल जी जो पहला वाला बनेगा दैट वुड बी अराउंड 240 240 एंड दूसरा टारगेट बनेगा 263 का 240 263। ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 17,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी पर 17 फेब का अनिल जी। 17,500 550 के रेंज के ऊपर आ जाएगा टीका, देन आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,750 17,800 जो बजट के आसपास के हाइस थे। बिल्कुल, इस पॉलिसी के बाद बैंक्स और एनबीएफसी दिख रहे हैं बेहद मजबूत और वहीं पर खरीदारी के सारे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आइए ऐसे में एक बेहतरीन कॉल हिमांशु जी भी दे रहे हैं। हिमांशु जी बताएं सर। ओ माफ कीजिएगा, वागले साहब की तरफ से। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आपने सही कहा, बजाज फाइनेंस बाय करके चलना है। 7200 का एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। मुझे ये 7500 तक की पोजिशनल मूव लगती है 2 से 3 दिनों में। अभी 7210 212 के बीच में है, यहाँ पर बाय करें। एक 70 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए 7150 का, और पहला टारगेट इंट्राडे का 7320 7340, और पोजीशन 1 से 2 दिनों में 7500 तक मुझे बजाज फाइनेंस जाते हुए दिखता है। ओके, बजाज फाइनेंस हिमांशु जी को पसंद है, बजाज फाइनेंस वागले साहब को पसंद है, बजाज फाइनेंस किरण जी को पसंद है। यानी कि एनबीएफसी की जो मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। और अगर एनबीएफसी में एक्शन होना है तो फिर आपको लीडर के साथ रहना चाहिए। ये स्टॉक कमाल दिखाने की तैयारी में बजाज फाइनेंस हमारे सारे एक्सपर्ट्स को चार्ट पर पसंद आता हुआ दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है। लेकिन आइए बग्गा साहब से जो मैं बात कर रहा था, बग्गा साहब, क्या आज की पॉलिसी को देखकर कम से कम अगली पॉलिसी का डर भी कम हो जाए? आज जिस तरह से डर के हम जा रहे थे कि गवर्नर साहब कुछ कर देंगे, कुछ कह देंगे, उसके बजाय उल्टा वो तो ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, तो अगली पॉलिसी भी ठीक होगी? बिल्कुल अनिल जी, और अगर आप पढ़ें इनका जो वक्तव्य इन्होंने बोला, अगर उसको देखें, आराम से कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन पीक होगी इस तिमाही में। जनवरी की इन्फ्लेशन 6% के करीब रहेगी, उससे घबराइए मत, और हम इसको झेलने को तैयार हैं और धीरे धीरे करके हम इन्फ्लेशन को कम ले आएंगे। तो ऑलरेडी इन्होंने मैनेज किया एक्सपेक्टेशन इस तिमाही का, कह के कि इन्फ्लेशन पीक हो रही है, इस तिमाही में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपको दिखेगी। और देखिए, तेल की कीमत डोमेस्टिक इकोनॉमी में 7 मार्च के बाद ही सरकार बढ़ाएगी। इलेक्शन हो जाएंगे तभी तेल की सारी कीमतें बढ़ेंगी, और हो सकता है 6-7 रुपए बढ़ाना पड़े एकदम से ही। हो सकता है, जैसे शरद जी भी कह रहे थे, कि शायद ये तेल का पीक हो गया। नॉर्मली फरवरी का महीना जो होता है, मेंटेनेंस में जाते हैं आपके रिफाइनर्स वर्ल्ड वाइड, काफ़ी रिफाइनर्स जाते हैं, और उससे क्या होता है कि थ्रूपुट कम हो जाता है, थोड़ी लागत कम हो जाती है तेल की। और नॉर्मली फरवरी सीजनलिटी के तौर पे थोड़ा सा वीक रहता है ऑयल के लिए। अगर यूक्रेन का कुछ समाधान निकल आया अगले 15 दिन में, वो भी पॉजिटिव रहेगा। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ये आखिरी मौका है। अभी 75% प्रोबेबिलिटी मार्केट लगा के बैठा है कि कुछ करार हो सकता है ईरान के साथ। अगर उस तरह का कुछ भी चीज़ आता है, तेल के लिए पॉजिटिव है, और मतलब हमारे लिए पॉजिटिव है, तेल की कीमत नीचे जाएगी। तो इन्फ्लेशन मैनेज की है, एकोमोडेटिव रहे हैं, तो अगली बारी में सीधा रेट हाइक नहीं करेंगे, पहले न्यूट्रल आएंगे। तीसरा, ये जो 2 फ्रेज इन्होंने यूज किए, कैलिब्रेटेड रहेंगे, ड्यूरेबल ग्रोथ, ब्रॉड बेस ग्रोथ देख रहे हैं। ग्रोथ अभी अनइवन है, फिस्कल में भी आप देखिए अनइवन दिख रही है ग्रोथ, और आउटपुट 2019 के मुकाबले 2% ऊपर है हम। बट जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो एग्रीगेट डिमांड दिखाता है इकोनॉमी में, वो 8% नीचे चल रहा है। तो डिमांड टूटी है इकोनॉमी में। अभी आपको ग्रोथ की तरफ फोकस देना है, और वो कंजम्पशन बढ़ानी है, बनिस्बत इसके कि आप रेट हाइक करें और बहुत जल्दी एक पॉलिसी मिसस्टेप ना हो जाए। तो ये बहुत कैलिब्रेटेड, सोचा समझा फैसला, और बोला हम टेलीग्राफ करेंगे। ये सीख लिया 2013 के टेपर टैंट्रम के बाद,
सब सेंट्रल बैंकर्स ने, और शक्तिकांत दास साहब तो बहुत अच्छे हैं इसमें, कहते रहते हैं कि हम सरप्राइज नहीं करेंगे, हम इसको आपको पहले बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो एट वर्स्ट अगली पॉलिसी में हो सकता है बोलें कि अब हम करीब आ रहे हैं रेट हाइक के। सब कुछ अब दारोमदार रहेगा मार्च में अमेरिका क्या करता है, 0.25 करता है या 0.5 करता है। अभी मुझे लगता है बॉन्ड मार्केट्स आगे भाग गए थे। बजट के दिन याद है आपको 6.93 6.94 भी हो गया था 10 साल का। सेम वे अमेरिका का मार्केट OIS जो कर्व दिखा रहा है 1.34% दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि 5 से 6 रेट हाइक 2022 में वो लगता नहीं होगा, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन मध्यम होने लग जाएगी सब हाथ रोक लेंगे कि अभी इकोनॉमिक रिकवरी होनी है, बाकी के शेप है, ये टाइम नहीं है रेट इतना बढ़ाने का। ECB देखिए पिछले हफ्ते मार्केट इसलिए गिरे, लोगों ने आशंका जारी की कि बॉन्ड मार्केट तो दिखा रहा है ECB के 2 रेट हाइक हो जाएंगे। उनकी चेयरपर्सन क्रिस्टियन लगार्ड ने आके बोला कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि रेट हाइक, हमें रेट हाइक नहीं दिखते, और उससे कल मार्केट्स उठे। तो बॉन्ड मार्केट थोड़े आगे बढ़ गए थे, ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए थे, और वही आज हमें स्टॉक मार्केट में उछाल दिख रहा है जब राहत की सांस आ रही है। जी अनिल जी। जी सर, तो ये है आपके लिए पॉलिसी का पूरा विश्लेषण।